हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टेडी इन विस्कड फ्लो अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हम देखते हैं हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो क्या है। ठीक है, उसके लिए हमें स्टडी करना होगा वर्क डन को। एज यू नो, जो वर्क डन है हमारे पास वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। और जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो वर्क डन आएगा। लेकिन अगर ये बढ़ते बढ़ते इनकी डायरेक्शन जो है फोर्स की डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो जाएगी तो फिर हमारा जो है वर्क डन 0 होगा। ये हम सब जानते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, स्पेस कर्व इस तरह से, और इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक हम लेते हैं P1 और P2। अब एक फ्लूइड है जो P1 से P2 की तरफ मूव करेगा, इसके ऊपर फोर्स F लगने से, ठीक है, और हम इस डिस्प्लेसमेंट को नाम दे देते हैं dr का। देन जो वर्क डन होगा हमारे पास वो क्या होगा, F डॉट dr। अब अगर यहाँ पे मैं एक्स वाई जी प्लेन जो है वो ड्रॉ करूं और इसके पोजीशन वेक्टर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होगा r1 और ये आ जाएगा r2। अब अगर मैं ये पॉइंट्स P1 और P2 नहीं कहती, ये पूरा कर्व ही कंसिडर कर लेती हूँ कि ये इसके लास्ट पॉइंट हो जाए, जो ये P1 है और जो ये P2 है ये इनके लास्ट के पॉइंट्स हो जाए। तो हमें इस पूरे कर्व के अलोंग अगर वर्क फाइंड करना हो तो फिर उसका फार्मूला हम किस तरह लेते हैं, हमें उसके लिए इंटीग्रेशन अप्लाई करनी पड़ती है अलोंग द कर्व C। तो इस सूरत में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू C कर्व के लॉग S डॉट dr। और हम C कर्व को लिख सकते हैं कि ये पॉइंट P1 से P2 की तरफ है और फिर हम इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ये R1 है और ये R2 है। तो फिर ये हमारा जो है टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब जो हमारे पास कुछ वर्क होते हैं वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। वो कब पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, जब वर्क डन जो है वो तमाम पाथ के लिए सेम आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है वर्क डन है F डॉट dr और इस तरह से हमने एक P पॉइंट से P2 पॉइंट की तरफ जाना है। तो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, हम यहाँ से जाएं, इधर से अप्रोच करें, इस जगह से अप्रोच करें, हम जिस भी जगह से अप्रोच करें, अगर तमाम जगहों से चाहे वो C1 हो, चाहे वो C2 हो, चाहे वो C3 हो, हमारा जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू सेम आ जाए तो हम कहेंगे जो हमारा वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। नेक्स्ट इसी से हमारी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एक्सप्लेन हो जाएगी। फोर्स फील्ड जो है वो तब कंजर्वेटिव कहलाएगी अगर हमारे पास जो वर्क डन है वो फोर्स फील्ड F जो हमने लगाई in moving a particle from one point P1 to another point P2 is independent of the path C। यानी कि जो मर्जी पाथ हम इसके लिए चूज करें, इजी वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो फोर्स फील्ड है वो तब कंजर्वेटिव होगी कि अगर हमारा जो वर्क डन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है किससे, पाथ से। कोई भी पाथ चूज करें वर्क डन, तो वो हमारे पास पाथ से इंडिपेंडेंट हो, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, तो हम कहेंगे वो वाली जो फील्ड है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, जिसमें वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ पे डिपेंड करने का मतलब है इस इंटीग्रल की वैल्यू डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट आए। अगर तमाम पाथ के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू सेम आती है तो वो जो है पाथ से इंडिपेंडेंट है,
और फिर ऐसी फील्ड को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। ठीक है, अब अगर हमारी फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जो आपस में इक्विवेलेंट होंगी। वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं ये देखें। नंबर 1 क्या है कि अगर हमारा एफ डॉट डी आर की प्रोडक्ट ली जाए फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2 तो वही होगी अगर उस क्लोज कर्व के अलोंग इनकी डॉट प्रोडक्ट ली जाए। और अगर हमारा फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव है तो हम अपने जो फोर्स है उसको इस तरह एक स्केलर फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जो इसका नेबला होगा हमारे फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वो इक्वल टू 0 होगा। ये भी यही स्टेटमेंट के इक्वल है। और नंबर 5 ये कि अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो हमारे पास जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो फिर हर सूरत ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमारे पास होगा। ठीक है, ये पांचों चीजें इक्विवेलेंट हैं तब जब हमारा फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव होगा। अब जो हम अपनी बर्नौली इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, we know that Euler's equation of motion is we also know vector negative result, that is नेबला अगर डॉट प्रोडक्ट ए और बी पे अप्लाई करें तो वो क्या है, एक दफा ए वेक्टर डॉट नेबला बी प्लस बी वेक्टर डॉट नेबला ए, इस तरह प्लस ए क्रॉस नेबला क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस नेबला क्रॉस ए। और अगर ये एक्सप्रेशन जो है फॉर ए इज इक्वल टू बी के लिए लिया जाए कि हमारे पास जो ए वेक्टर है वो बी के इक्वल है, और हम इसको एक थर्ड नेम दे देते हैं कि वो हमारे पास v है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टू टाइम जो है हमारे पास v डॉट नेबला और इंटू v हो जाएगा, और टू टाइम ये है जो हमारे पास v क्रॉस नेबला क्रॉस v ये हो जाएगा। ठीक है, हमें अपनी आयलर इक्वेशन में चाहिए v डॉट नेबला इनटू ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम यहाँ से अपनी इक्वेशन को जो है रीअरेंज कर लेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ से पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करके और साइड चेंज करके ले लेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा v डॉट नेबला, मैंने साइड पे किया है, रिमेनिंग आ जाएगा 1/2 नेबला, ये जो v2 टाइम है इसका मैं स्केयर लिख लूंगी v क्रॉस क्रॉस। अब हम इस रिजल्ट को अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे जो हमारी आयलर इक्वेशन है इस जगह में, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा और क्रॉस वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू f -1 ओवर रो। अब हमने जो फ्लूइड लिया है वो फ्लूइड लिया है स्टेडी लिया है, ठीक है, और स्टेडी के लिए आपको पता है कि पार्शियल v ओवर पार्शियल p जो है वो इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि the properties does not change with respect to time in steady flow. Also हमने जो कंजर्वेटिव फोर्स डिस्कस की थी वो इसीलिए ली थी कि हम इसके अंदर अपनी फोर्स को कंजर्वेटिव लेंगे, तो मैं अपनी फोर्स को जो है ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम एक्सप्रेशन को फोर्स के लिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
जो ओमेगा जो है वो फोर्स पोटेंशियल को शो कर रहा है, जैसे हमने पहले एक दिन एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। फाई वहां पे हमारे पास जो था वो फोर्स पोटेंशियल थी, तो यहाँ पे हमने इसको ओमेगा से शो कर दिया है। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए हम एफ को ऐसे लिख सकते हैं, हमने भी ऊपर पढ़ा, ठीक है। फर्दरमोर जो हमारा फ्लूइड है फंक्शन ऑफ प्रेशर है सिर्फ, ठीक है, हम इसको यूं लिख सकते हैं हमारे पास जो डेंसिटी है वो सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड करेगी। अब ये जो हमने 3 assumptions ली हैं अपनी, अगर हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1/2 nebula v square minus v cross z cross v is equal to minus del omega 1/rho nebula p, सॉरी मैं डेल्टा बोल के नेबुला है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इन 3 assumptions को पुट करने के बाद ये बन जाएगा। फर्दर हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, अब हमने क्या किया है, ये दोनों जो वैल्यूज है हमारे पास माइनस नेबुला ओमेगा माइनस 1/rho नेबुला पी, उसको हम लेफ्ट साइड पे ले गए और ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमारे पास इसको हम राइट साइड पे ले गए, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है। अब हम इस पूरी इक्वेशन की जो है डॉट प्रोडक्ट विद डी आर लेंगे अलोंग स्ट्रीम लाइन, हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डी आर के साथ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन जो है वो ये बन गई और इसको जो है मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। हमने क्या किया है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लिया है डी आर के साथ, क्योंकि हमने डी आर अलोंग स्ट्रीम लाइन लिया है, उसके साथ हमने इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमें पता है कि जो हमारा डी आर है वो हमारे पास पैरेलल होता है इसकी वेलोसिटी के किसमें, स्ट्रीम लाइन में, ठीक है, ये चीज हमें पता है। जबकि हमें पता है जो हमारा v क्रॉस नेबुला क्रॉस b जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, v के, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारे पास एक परपेंडिकुलर होगा, तो जब परपेंडिकुलर को हम डी आर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। आई मीन टू से अगर हम v क्रॉस नेबुला क्रॉस b इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी आर के साथ, फिर हमारा आंसर इक्वल टू 0 हो जाएगा। Also recall that कि हमारे पास जो डेल ओमेगा की डॉट प्रोडक्ट अगर हमने सॉरी नेबुला ओमेगा की डॉट प्रोडक्ट अगर हमने डी आर के साथ, तो हमारे पास आएगी पार्शियल ओमेगा ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल ओमेगा ओवर पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल ओमेगा ओवर पार्शियल जी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा के, ये हमने बाय चेन रूल ये पहले सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डी ओमेगा। तो सिमिलरली इन्हीं लाइंस पर अगर मैं नेबुला 1/2 v स्क्वायर डॉट डी आर
इनका डॉट प्रोडक्ट लूं तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लिया था तो आंसर आया था डी ओमेगा, तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो आंसर आएगा डी 1/2 वी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं लैम्डा पी ओवर रो डॉट टी आर इस पे अप्लाई करूं तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी पी के, ठीक है, which can also be written as d rho dp over rho। और ऐसा हम क्यों लिख सकें, क्योंकि हमें पता है जो डेंसिटी है वो सिंपल प्रेशर का फंक्शन है, तभी हम रेट ऑफ चेंज और इंटीग्रल दोनों को ऐसे लिख सकें, ठीक है। नाउ ऑल वैल्यूज जो हमने यहाँ निकाली हैं अगर हम उसे क्वेश्चन 3 में पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी d 1/2 v square d omega plus d dp over rho is equal to 0। अब हम अगर इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें तो ये इंटीग्रेशन से ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 v square प्लस ओमेगा प्लस डी ओवर रो इज इक्वल टू सी। इसके ऊपर इंटीग्रेशन जब अप्लाई होगी तो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आई है लॉन्ग स्ट्रीम लाइन, दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी इनविसिड फ्लो। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमने फाइंड करनी थी बर्नौली की, वो हमने फाइंड कर ली है। और ये जो इक्वेशन है ये चाहे हमारा फ्लो जो है वो इररोटेशनल हो, रोटेशनल हो, इनकम्प्रेसिबल हो या कंप्रेसिबल हो, सबके लिए वैलिड है, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारे पास सी है इसको हम बर्नौली कांस्टेंट कहते हैं। ये किसी एक स्ट्रीम लाइन के लिए थ्रू आउट सेम रहता है, लेकिन फ्रॉम वन स्ट्रीम लाइन टू अनदर स्ट्रीम लाइन इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है। चलिए हमारा टॉपिक कवर हो गया है। और जो पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर की है उसके ऊपर हमारे पास कुछ केसेस हैं, वो आपने खुद डिस्कस करके आने हैं घर से सारे केसेस, फिर मैं पूछूंगी आपसे कि क्या आपको वो समझ में आए या नहीं, ठीक है।